ब्रिटेन में सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की नापाक हरकत की। दरअसल सरहद पार से पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है और गुज़िश्ता शब भी सरहद पार से पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की है। इस दौरान पाक फौज ने फौज की चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की और मोर्टार दागे। और इस सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक शहरी की मौत हो गई है। पुंछ में भी पाकिस्तान ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुसलसल गोलीबारी की वजह से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। हर वक्त लोगों को जान जाने का अंदेशा लगा रहता है। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसने एक मरतबा फिर से सीज फायर के खिलाफ वर्जी करते हुए मोर्टार दागे हैं, गोलियां बरसाई है और जिससे जो आम शहरी है, आम लोग हैं, देही इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो सरहद के पास लगे हुए गांव हैं, वहां के तमाम बाशिंदे इससे परेशान हैं। और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में एक शहरी भी हलाक हो गया है। हालांकि हिंदुस्तानी फौज लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है और इस सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी देखने को मिली है। तो पाकिस्तान की बौखलाहट थमने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान फौज को एलओसी पर हिंदुस्तानी इलाकों और गांवों में चल रहे तरक्याती काम भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। बालाकोट के डब्बी गांव में 7 दहाई बाद सड़क तामीर का काम शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की भारी गोलीबारी के सबब अधर में लटक गया। बल्कि काम में जो जेसीबी लगी है उसके ऊपर भी मोर्टार दागे गए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की वजह से पाकिस्तान की बौखलाहट थमने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तानी फौज को अब एलओसी पर हिंदुस्तानी इलाकों और गांव में चल रहे तरक्याती काम भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। इसका असर पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट रीजन के गांव डब्बी में देखने को मिला। बालाकोट के डब्बी गांव में 7 दहाई बाद सड़क तामीर का काम शुरू हुआ था। इसे रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ इलाके में घंटों भारी गोलाबारी की, बल्कि काम में लगी जेसीबी पर भी मोर्टार दागे। हमले में जेसीबी चालक इकबाल समेत 3 अफराद संगीन तौर पर जख्मी हुए हैं। तीनों को फौज के जवानों और पुलिस ने करीब 2.5 घंटे बाद गोलाबारी के बीच से बचाकर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। जी मीडिया की टीम जब बालाकोट के उस इलाके में लोगों से बात करने के लिए जाने लगी तो पुलिस और फौज ने वहां तक जाने से मना कर दिया और कैमरे के साथ साथ माइक भी ले जाने की इजाजत नहीं दी। फौज का कहना था कि आप लोगों को देखते ही पाकिस्तान गोली चला देगा। जवानों ने खाली हाथ गांव वालों के साथ जाने का मशवरा दिया। जब हमारे नुमाइंदे गांव के एक नौजवान मकीन खान के साथ गांव की ओर बढ़े तो पूरे रास्ते पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी के निशान साफ नजर आ रहे थे। बालाकोट फॉरवर्ड के रहने वाले एक शख्स ने कहा कि फेंसिंग के आगे बसे हम लोग सड़क तामीर न होने के चलते गुज़िश्ता 70 साल से हर रोज 7-8 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते आ रहे हैं। अब सरकार ने सड़क तामीर का काम शुरू करवाया है। सड़क तामीर के लिए जेसीबी से काम शुरू हुआ था तो पाकिस्तानी फौज ने जेसीबी को निशाना बनाकर दर्जनों मोर्टार दागे और गोलाबारी करके लोगों को जख्मी कर दिया। यहाँ बहुत सेलिंग होती है, यहाँ पर लोग कोई नहीं रहते हैं। एक एक घरों में एक एक आदमी रहते हैं, माल मवेशी देखता है जो घास वगैरह डालते हैं। पाकिस्तान जो है ना हमारे वो सड़क नहीं बनने दे रहा है, वो बार बार फायरिंग कर रहा है क्योंकि हमें सड़क की सख्त ज़रूरत थी। हम सामान लाते हैं नीचे से अपने घरों से, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने जेसीबी कल लगाया, तो पहले भी लगाया था तब भी नहीं उसने बनने दिया पाकिस्तान ने। तो फायरिंग कर देता है, जब भी नीचे आते हैं तो तब भी फायरिंग करता है। 3 आदमी भी हमारे मारे गए उसने। पाकिस्तानी फौज अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है और आए दिन मुसलसल गोलाबारी करती है, जिसकी वजह से गांव के लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। सड़क तामीर नहीं हो पाने से लोग काफी परेशान हैं और आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी बहुत पीछे हैं। फौज के जवानों ने इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को बचाने का काम किया है। जब भी तरक्याती काम शुरू होते हैं तो पाकिस्तानी फौज गोलीबारी से बाज नहीं आती, जिस पर लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के जरिए लगातार जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करने के पीछे एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सरहद से ज़्यादा दहशतगर्दों की दरअंदाजी करने में वो कामयाब हो सके। लेकिन हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने मोहतात रवैये उन्हें पाकिस्तान को मकसद में कामयाब नहीं होने देते हैं और यही वो रास्ते हैं जहां से दहशतगर्द दरअंदाजी करने की फिराक में रहते हैं।
इस वक्त हम नियंत्रण रेखा से केवल 200 मीटर की दूरी पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो पगडंडिया है जहाँ से जो है घुसपैठ की कोशिश की जाती है। हालांकि इन इलाकों में, इन जंगलों में जो है इस नियंत्रण रेखा से सटे जो हमारे जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर सेना के जवान यहाँ पर तैनात होते हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से हम उनकी पोजीशंस आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप इन घने जंगल को नीचे देखिए जहाँ छुप कर जो है मिलिटेंट्स घुसने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल नज़दीक है नियंत्रण रेखा के ये इलाका और यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं जहाँ से हम देखेंगे कि जो सीज़ फायर वायलेशंस हो रही है उनसे कितना जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है इस इलाका। लेकिन इन जंगलों की अगर हम बात करें तो ये वो रूट्स हैं जहाँ पर घुसपैठ की कोशिश की जाती है, लेकिन कई समय से जो ग्रिड है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है उसको बहुत सख्त किया गया है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनाती होती है। दिन रात जो है सेना के जवानों की पेट्रोलिंग होती है और लक्ष्य एक ही है, जो पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट्स यहाँ भेजे जाते हैं उनको हर हाल में इसी रेखा पर जो है रोक दिया जाए। कैमरा पर्सन फार मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त को मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत करार दिए जाने और आर्टिकल 370 को हटाने के ऐलान के बाद से कश्मीर वादी में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आबाद लोग लगातार खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वक्त बे वक्त लगातार पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से यहाँ के मकीनों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है और गोलीबारी से मकीनों के साथ साथ मकानों को भी नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही 12 से ज़्यादा लोग इस दौरान जख्मी हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में हिंदुस्तानी फ़ौज ही है जो इन लोगों की एक वाहिद जीने का सहारा है। हैं जो हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से हुई सीज फायर वायलेशन के दौरान जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। आप देख सकते हैं इस मकान की छत में, आप देखिए किस तरह से ये पूरे छेद हुए हैं। जो फायरिंग हुई है उनकी तरफ से पूरी तरह से जो है गोलियों के निशान दिख सकते हैं। बिल्कुल इसको जो है ये निशान देखने को मिल रहे हैं। इस तरफ अगर हम बात करें, जो एक बड़ा सा यहाँ पर हमको जो टीन जो है इस रूफ है, इस पूरे छत का, वो कटा हुआ दिख रहा है। इसमें मोटार शेल जो 120 mm का जो है यहाँ पर पड़ा था, उसके जो निशान हैं वो भी यहाँ देखने को मिले हैं। पूरी तरह से ये मकान जो है डिस्ट्रॉय हो गया है इस शेलिंग में। दरअसल उस वक्त यहाँ पर करीबन सुबह 6 बजे का वक्त था जब ये फैमिली के लोग जो थे नीचे यहाँ पर सोए थे और सीमा के उस पार जो करीबन यहाँ से 50 से 60 मीटर की दूरी पर जो पाकिस्तान की पिकेट है वहाँ से सीज़ फायर वायलेशन हुई और इस सिविलियन एरिया को निशाना बनाया गया। और यहाँ राहत की बात ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई भी किसी जानी नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन इनका जो मकान है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो जबड़ा विलेज है, जो आखिरी गाँव है भारत की तरफ से नियंत्रण रेखा से बिल्कुल सटा हुआ, यहाँ पर इस तरह के कई मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई लोग हैं जो घायल हुए हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ कुछ लोगों की मौत भी हुई थी सीज़ फायर वायलेशन जो पाकिस्तान ने की थी उसमें चलते हुए। हालांकि उस सीज़ फायर वायलेशन का रिटेलिएशन भी किया जाता है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन हर यहाँ के गाँव वालों से अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि लगातार हर दिन किसी भी वक्त यहाँ पर फायरिंग हो सकती है। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, हो सकता है अभी भी जो है पाकिस्तान यहाँ पर सीज़ फायर वायलेशन करे। और निस्संदेह ही इस सीज़ फायर वायलेशन से जो ये बस्तियाँ हैं भारत की तरफ से, जो जितने भी गांव हैं, कमलकोट है, जाबड़ा है, सुल्तान डक्की है, इन इलाकों में जो सैकड़ों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और पिछले 2 महीनों से हर दूसरे दिन, हर दिन लगातार यहाँ सीज़ फायर वायलेशन देखने को मिल रही है और लोग बेहद परेशान हैं। कैमरा पर्सन फार मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, जाबड़ा, LOC। शुमाली कश्मीर के उरी सेक्टर से मुल्हिक लाइन ऑफ कंट्रोल के पास शमसाबादी की पहाड़ियों के दामन में वाक़ खूबसूरत गांव जबड़ा बटाड़ भी उन्हीं गांवों में से एक है और ये वादी अपने साफ शफाक आबो हवा और खूबसूरत सरसब्जी व सादाबी से मन मोह लेती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की जानिब से हो रही गोलीबारी के सबब इस गांव की फिजा में बारूद की गंध फैल चुकी है और यहाँ के लोग लगातार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इस गांव में तकरीबन 45 मकान हैं और 400 के करीब मकीन हैं। जी न्यूज़ की टीम ने LOC से
मुल्हिक इस आखिरी गांव का जायजा लिया जो कि दुश्मन की पोस्ट से महज 750 मीटर की दूर पर वाक़ है। वहां के मनाजिर दिल दहला देने वाले थे। चारों तरफ तबाही, टूटे हुए घर और मकानों से बाहर बैठे हुए लोग जिनके चेहरे पर खौफ के साए वाज़ेह तौर पर मौजूद थे। हमारे जी मीडिया नुमाइंदे ने यहां पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सबसे आखिरी गांव जो जबड़ा के नाम से जाना जाता है वहां पर है और हमारे साथ यहां पर गांव के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। दरअसल हम उस मकान के बिल्कुल सामने खड़े हैं। आप देखिए मेरे पीछे मकान है जो हाल ही में सीज़ फायर वायलेशन जो पाकिस्तान की तरफ से हुई है वहाँ से जो मोटार यहाँ इसके ऊपर गिरा है और उससे बिल्कुल इसका छत ही नहीं बल्कि पूरी जो मकान की अंदरूनी दीवारें हैं वो सब क्षतिग्रस्त हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वो 120 mm मोटार है जो पाकिस्तान की तरफ से दागा गया था और जिसने बिल्कुल इस छत को जो चीरता हुआ नीचे चला गया और उस वक्त इस परिवार के लोग यहाँ पर अंदर भीतर सोए हुए थे। लेकिन राहत की बात ये रही कि उनमें से कोई भी जो है हताहत नहीं हुआ है। यहाँ पर वो लोग सब खड़े हैं जो इस गांव में रहते हैं और जो दिन रात इस परेशानी में है, इस दिक्कत में है कि यहाँ जो गोलाबारी होती है उनसे न तो वो काम कर सकते हैं, न उनका जो खेती बाड़ी है उसका काम हो सकता है, उनके माल मवेशी जो है वो मारे जाते हैं जिसके कारण ये बेहद परेशानी में है। हमारे साथ यहाँ पर हैं ये गांव वाले, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कुजूम है। कुयूम साहब, जबड़ा गांव जो है आखिरी गांव है इसके जबड़ा बटार जो इसके आगे जो है अगर बात करें तो पाकिस्तान की सीमा पड़ती है। क्या होता है यहाँ पर, क्यों परेशान है? जो फायरिंग है, फायरिंग की वजह से परेशान है। तो उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। वो हमारे पे पहले छोटा पाकिस्तान का पहले छोटा फायर करते हैं, उसी एक फायर छोटा किया तब तक बड़ा गोला बरसाना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम बीच में हम कहाँ जाएँ, फंस गए तो मारेगी। हम घुसने आए, आपने हमारे छोटे छोटे घर थे इनके बीच में घुसते थे। अब उन्होंने क्या इनका निशाना लगाना शुरू कर दिया। तो आपको लगता है यहाँ पे कुछ बंकर्स वंकर्स का इंतजाम होना चाहिए? बंकर का यहाँ ये मीडिया तो पहली बार यहाँ पे मतलब पहुँची है। यहाँ इससे पहले मतलब यहाँ पे कोई आई नहीं है कि यहाँ का क्या हाल है। तो बंकर तो यहाँ पे बोलते हैं लेकिन दिए किसी ने भी नहीं यहाँ पे दिया कि भाई हम बंकर आएंगे, ये है वो है। तो बाकी मतलब आज तक मतलब ये कोई भी मतलब बंकर यहाँ पे नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस तूफ़ान से बचने के लिए कुछ पनाह के लिए बंकर वगैरह अगर होंगे तो तब ये जाने कुछ मतलब बच सकती हैं यहाँ पे। छोटी सी बच्ची हमारे साथ है। बेटा आपका नाम क्या है? तबस्सुम परवीन। तबस्सुम किस क्लास में पढ़ते हो? 4th। आप 4th में पढ़ते हो। आज स्कूल क्यों नहीं गए हो, क्यों नहीं जाते हो स्कूल? गोलाबारी से डरते हैं। गोलाबारी गिरती है जब हम स्कूल में होते हैं तो बहुत डर लगती है। आपको लगता है आपकी जो पढ़ाई है उस पर असर पड़ता है? जी हाँ, पड़ता है। क्या चाहते हैं आप, गोलाबारी बंद होनी चाहिए? जी हाँ, बंद होना चाहिए। जो लोग घायल हुए हैं, किसी के हाथ में लगी है, किसी के पैर में लगी है, कई जानें भी चली गई है। जो अनप्रोवोक्ड जो है सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे होती है, लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं क्योंकि अब जो सेना की पिकेट्स है वही सिर्फ निशाना नहीं है बल्कि साथ साथ यहाँ पर जो सिविलियन बस्तियाँ हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। एक और खान बाबा आप देख सकते हैं। ये जो आपका नाम क्या है? अलबदीन, आपका पैर जो है मैं देख सकता हूँ उसका अंगूठा जो है बिल्कुल नहीं है। ये कैसे हुआ है? ये सब बम लगने से सब काट गया। कब लगा था? इसको 2003 में लगा है। कितनी परेशानी होती है जो यहाँ पर गोले पड़ते हैं? परेशानी के हम मुश्किल से जान अपने वक्त गुजारते हैं। हमारी ज़िंदगी यदि है, गम से छुप जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत परेशानी है। बॉर्डर पर रहने वाले कोई खाना पीना रोजी पानी कुछ नहीं। तो इसलिए हमारे साथ गवर्नमेंट कोई मदद करे, फिर फौज मदद करती है, हम वक्त गुजारते हैं। ऐसे कितने ही गांव हैं, ये जो आखिरी गांव है, कितने ही गांव हैं पूरे इस 625 किलोमीटर की जो ये नियंत्रण रेखा है इससे सटे हुए हैं, जहां घुसपैठ करने के फिराक में जो पाकिस्तान चाहता है कि वो यहाँ मिलिटेंट्स को भेजे और उसके लिए वो सीज़ फायर वायलेशन करता है, लेकिन अब उनका खमियाजा जो है इन आम लोगों को यहाँ भुगतना पड़ रहा है। लगातार जो है इनको इनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, इनके घर टूट रहे हैं, इनकी ज़िंदगी जो है बेहाल हुई है। कहीं ना कहीं ये लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, मोटार शेल्स दागे जाते हैं, वो बंद हो जाएं। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया।
तो ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब मकामी लोगों का कहना है कि इस साल मार्च से ही लगातार पाकिस्तान की जानिब से सीज़फायर के वाकयात में इजाफा हुआ है और किस वक्त पाकिस्तान गोलीबारी करेगा ये तो मालूम नहीं होता है और सीज़फायर होने के दौरान कब किसकी जांच ली जाएगी ये भी मालूम नहीं होता है। इन हालात के मद्देनजर ना तो वो लोग खेतों में जा सकते हैं और ना ही माल मवेशियों का ख्याल रख पाते हैं। वो लोग हर वक्त दहशत के साए में रहने को मजबूर है क्योंकि पाकिस्तान लगातार शहरी इलाकों को निशाना बना रहा है। 9 सितंबर को सबसे ज्यादा शेलिंग हुई थी जिसमें तकरीबन पाकिस्तान के जरिए 500 से ज्यादा शेल दागे गए थे और इन लोगों का कहना है कि गोलीबारी के वक्त अगर कोई उनके बचाव में आता है तो वो हिंदुस्तानी फौज ही है। उस वक्त उन्हें और उनके घर वालों को महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए उनकी मदद हिंदुस्तानी फौज करती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई जख्मी भी होता है तो ही फौज ही जख्मियों को अस्पताल लेकर ले जाने में पूरी मदद करती है। नियंत्रण रेखा से बिल्कुल सटे इस गांव जो आखिरी गांव है भारत की तरफ से, वहां ये मक्की के खेत हैं। इन खेतों में लोग खेतीबाड़ी क्यों नहीं कर पाते हैं उसका आपको हम कारण बता रहे हैं। ये देखिए आप, ये 120 mm मोटार शल है जो पाकिस्तान की तरफ से जब यहाँ सीज़फायर वायलेशन हुई यहाँ पर आ गिरा है। हालांकि अभी ये एक्सप्लोड नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ अभी इन लोगों की फसल है और ऐसे ही कितने शल यहाँ पूरे इस मक्की के खेतों में है और मक्की जो मेन खेती होती है इस इलाके में वहाँ पर ये लोग आ नहीं सकते हैं क्योंकि इस पूरे मक्की के खेतों में इस किस्म के जो शल्स हैं वो जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। हम इन मक्की के खेतों में देख सकते हैं कि आप आगे आगे अगर चलें तो पूरी तरह से यहाँ पर भी एक ऐसा ही जो 120 mm मोटार शल है जो पाकिस्तान की तरफ से जब धागा गया तो यहाँ पर आ गिरा है। हालांकि इसका जो बैक स्प्लिंटर है वो कई दूर गिरा एक मकान के ऊपर, वहाँ उसने डैमेज किया और यहाँ पर उसका मेन ऑब्जेक्ट जो है फटा है। और बताया जा रहा है कि अगर ये एक्सप्लोड होता तो करीबन 200 से 250 मीटर तक ये नुकसान पहुंचा सकता था और इसके इर्द गिर्द नीचे जो इन गांव वालों के जो मकान हैं वो सब जो तबाह हो जाते और जानी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन राहत की बात ये है कि ये जो है एक्सप्लोड नहीं हुआ है। अब जैसे ही ये मक्की के खेत जो है काटे जाएंगे, जब ये फसल जो है यहाँ पे लोग जो है इसको काटेंगे और उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा पूरे इस इलाके में और वहाँ इनको जो है लोकेट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये शेल्स जो हैं गिरे हुए हैं और फिर एक स्पेशल टीम के ज़रिए इनको एक्सप्लोड किया जाएगा। तब जाके इस एरिया को जो है सिक्योर बताया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर लोगों की मूवमेंट जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्ट है क्योंकि ये जगह जो है केवल 50 से 55 मीटर दूरी पर है पाकिस्तान की पिकेट से और यहाँ पर पूरी नज़र उनकी रहती है। लेकिन यहाँ से भी जो हमारे जवान हैं वो बिल्कुल चौकन्ने हैं। जब भी सीज़ फायर वायलेशन होती है उसको रिटेलिएट किया जाता है, लेकिन हमेशा से खासकर पिछले 2 महीनों से काफ़ी ज़्यादा अनप्रोवोक जो है सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है, जैसा कि गांव वालों ने यहाँ हमें बताया है। और यहाँ जो आसपास जितने भी गांव हैं, जो भी बस्ती है, जो लोग हैं, वो काफ़ी दिक्कत में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। उनके बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, वो मज़दूरी पे नहीं जा पाते हैं, उनके जो माल मवेशी हैं काफ़ी संख्या में मारे गए हैं, वो उनको जो है देखभाल नहीं कर पाते हैं। अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये गोलाबारी जो है बंद हो, कम से कम उनकी जान बचे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है जो अनप्रोवोक्ड सीज़ फायर वायलेशन लगातार कर रहा है उसको बंद करे, ताकि इस तरफ जो सिविलियन एरियाज़ है जिनको उन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया है वो बंद हो और ये गाँव वाले जो हैं वो राहत की सांस लें। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, लाइन ऑफ कंट्रोल, जावड़ा। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में इमरान काबीना के वज़रा से लेकर खुद इमरान खान हर जगह से जौहरी जंग की धमकी हिंदुस्तान को दे रहे हैं और जौहरी जंग का डर दुनिया को दिखा रहे हैं। अब अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि 2025 तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास जौहरी बमों की ताकत और भी ज़्यादा हो चुकी होगी और जम्मू कश्मीर के मसले पर दोनों ही मुल्क जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे दोनों ममालिक के बीच ज़बरदस्त जौहरी जंग छिड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो 10 करोड़ लोग अपनी जान गंवा देंगे।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मुल्क भर में और दुनिया भर में किसी मुल्क का साथ न मिलने के बाद पाकिस्तान अब पीओके के लोगों का सहारा लेने की तैयारी में है। हिंदुस्तानी आर्मी के जराये के मुताबिक पाक आर्मी ने पीओके के मकामी लोगों के साथ मिलकर एक मार्च निकालने की तैयारी की है। ये मार्च पाक मकबूजा कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल तक निकालने की तैयारी है। आर्मी के जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 पर कश्मीर में बदअमनी फैलाने के मकसद से ये तैयारी की है। हिंदुस्तानी फौज के मुताबिक उसने पाक आर्मी की जानिब से स्पॉन्सर्ड इस मार्च को नाकाम करने की तैयारी की है। दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की साजिश पर बड़ा इंकशाफ हुआ है। वारदात को अंजाम देने की साजिश कश्मीर के बांदीपोरा में सेब के बागान में तैयार की गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ये साजिश जैश कमांडर अबू उस्मान ने तैयार की है। खुफिया एजेंसियों ने दहशतगर्दों की बातचीत के जो कोड इंटरसेप्ट किए हैं उसमें दिवाली के पटाखे, कश्मीर के सेबों की दिल्ली में सप्लाई जैसी बातें शामिल है। जराये के मुताबिक पीओके से ISI ने जैश के दहशतगर्दों को करो या मरो का टास्क दिया है और उन्हें दिल्ली, कश्मीर, पंजाब भेजा गया है। गवर्नर के एडवाइजर फारूक खान अहमद ने कल जम्मू में कहा था कि नजरबंद लीडरान को एक एक करके छोड़ा जा सकता है। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, डॉक्टर दरख्शा आंद्राबी और डॉक्टर अशोक भट्ट ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ऐसे लीडरान ने गुज़िश्ता 70 सालों में धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं किया है। इन लीडरान के नजरबंद रहने से ही इस वक्त अमन कायम है। इनके बाहर आते ही सूरत हाल खराब हो सकता है। ताहम कई लीडरान को रियासत के बाहर मुंतकिल किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हालिया बयान को किस तरह से लेती है जब रियासती गवर्नर के एडवाइज़र फारूक अहमद खान ने जम्मू में नामानिगारों को बताया कि मेन स्ट्रीम लीडरों को एक एक करके छोड़ा जा सकता है क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात और भी कुछ इम्प्रूवमेंट आई और कल से ट्रैफिक शहर में अच्छा खासा रहा। हमारे साथ आज 3 डॉक्टर होंगे। बीजेपी के डॉक्टर अली मोहम्मद, डॉक्टर दरख्शा आंद्राबी और डॉक्टर अशोक जी हमारे साथ होंगे। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त श्रीनगर और बाकी इलाकों में कैंपेन वगैरह चला रहे हैं। पहले अली मोहम्मद मीर साहब के पास आएंगे। किस तरह से आप देखते हैं ये बयान जब मेन स्ट्रीम लीडरों को एक एक करके छोड़ने की बारी आती है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी लोग हमने अरेस्ट किए हैं, जो उसमें कसूरवार पाया जाएगा उसको तिहाड़ जेल के और भी अगर कोई जेल है वहाँ भेजो, जो भी इसमें कसूरवार पाया जाएगा। बाकी फारूक खान ने बोला कि आहिस्ता उन लोगों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, जो इसमें निर्दोष मतलब दोषी नहीं पाए जाएंगे उनको यार छोड़ना चाहिए। मैम, आप किस तरह से देखते हैं जब एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है कि कश्मीर में अब जम्मू के बाद नज़रबंदी लीडरों की ख़त्म की जाएगी? देखिए, लीडर वही होता है जो आवाम के दिल में घर कर जाता है। लीडर वो नहीं है कि अब उनको हम छोड़ के फिर से वो लोगों के खून की होली खेलेंगे। ऐसे लीडरों को नज़रबंद ही रहना ज़रूरी है। और हाँ, वो लीडर जो आवाम के लिए खुशहाली चाहते हैं उनको नज़रबंद ज़्यादा देर तक तो नहीं रखा जा सकता है। गवर्नमेंट का जो भी फैसला होगा वो हर एक को मंजूर होता है, क्योंकि आवाम की भलाई के लिए आज की गवर्नमेंट ज़्यादा सोचती है। जैसे कि इलेक्शंस की बात आई है, इलेक्शंस में सरपंच पंच का रोल ज़्यादा रहेगा और इसमें तमाम पार्टियों को हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। अब बात रही कि अब जो नज़रबंद है, अगर वो नज़रबंद नहीं होते, अगर वो अभी हिरासत में नहीं होते, तो यहाँ पे आप देखते कि हालात ठीक नहीं रहते। डॉक्टर साहब, आपका नजरिया भी यही है? जो हमारे लीडर्स बंद है कि इनकी वजह से ही इस वक्त कश्मीर में शांति है। अगर ये बंद नहीं होते तो शांति यहाँ बहाल नहीं होती। तो जो गवर्नमेंट स्टेप उठाएगी वो देश के लिए अच्छा होगा और गवर्नमेंट का सोचना जो है उसके साथ हम हैं। आप सब समझते हैं और आम लोग, हम अपने आप को भी आम लोगों में ही शुमार करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी खराबी हुई है वो इन्हीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की वजह से हुई, इन्हीं पार्टियों की वजह से हुई है। इन्होंने ही हमारे नौजवान को पीछे रखा है, इन्होंने ही हमारे नौजवान को झूठ बोल के उसके साथ उसके एहसास के साथ खेला हुआ है। तो ऐसे लीडर्स को हम लीडर कैसे कहेंगे? ये तो सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं, लीडर नहीं है ये। जब ये सारे एक साथ होकर मिलजुल कर बैठें और किसी राय पर पहुंचे तब जाके जम्मू कश्मीर लद्दाख की कुल तरक्की के लिए बातें की जा सकती है। अशरफानी के साथ जमल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। बदलते मौसम के साथ कई बीमारियां भी लोगों को जकड़ती हैं और जिसकी वजह से बुखार, खांसी या फिर दस्त जैसी बीमारियां लोगों को लाहक हो रही हैं। लेकिन इन दिनों जिला राजौरी में बुखार से लोगों का बुरा हाल हो रखा है।
कुनबे के हर एक फर्द बुखार की जद में हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 20 दिनों से राजौरी में बुखार एक वायरल की तरह फैला हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब इसकी चपेट में आकर हॉस्पिटल में भर्ती होने को मजबूर है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम बदल रहा है, लोग गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का बुखार आम सी बात हो चुकी है। वहीं साथ ही साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी कहा कि जितना हो सके बच्चों को गंदगी से बचाएं, साफ कपड़े पहनें और आसपास सफाई का ख्याल रखें। जिसको हम ज़्यादातर देख रहे हैं ये फ़ीवर वायरल जिसको हम कहते हैं मौसमी बुखार है या मियादी बुखार है, वही है जिसमें खांसी, ज़ुकाम, गले को दर्द इसके साथ है। तो शुरू में जो 2-3 दिन हैं उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स भी होते हैं, बच्चे तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा डिहाइड्रेशन का हो जाता है। तो हम इसलिए हमेशा पेरेंट्स को सबसे पहले यही एडवाइस करते हैं कि बच्चे को उबाल कर कोसा कोसा पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं, मतलब हाइड्रेशन स्टेटस जिसको हम बोलते हैं ना बच्चों के लिए, वो उनका मेंटेन करके रखना है। ये सही बोला आपने। इन दिनों हाइड्रेशन स्टेटस जिसको हम बोलते हैं ना बच्चों के लिए, वो उनका मेंटेन करके रखना है। ये सही बोला आपने। इन दिनों मैक्सिमम जो 99% पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो वो बुखार को ही लेके आ रहे हैं, और ये नहीं कि एक घर के 2-2, 3-3 बंदे बीमार हो रहे हैं। तो काफ़ी मेन जो पेशेंट है वो बुखार के ही आ रहे हैं। तो जिनको भी बुखार है एज़ पर गाइडलाइन हम उनको पहले तो एडमिट करते हैं, उसके बाद हम उनको टेस्ट वगैरह के लिए बोलते हैं, और कुछ उसमें से डिटेक्ट हो जाते हैं टाइफाइड वगैरह, डेंगू के लिए, पर मैक्सिमम बुखार के लिए आ रहे हैं। मैं आज हॉस्पिटल में आया था, हम यहीं राजौरी के रहने वाले हैं, ठीक है, और आते साथ ही एडमिट हो गए। मेरे घर में सभी बीमार हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है या तो कोई पानी में प्रॉब्लम है या कुछ वायरल है। मतलब जब यहाँ हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पे बेड तक नहीं मिल रहा, और आते साथ ही एडमिट, और डॉक्टर ने मतलब फुली रेस्ट के लिए बताया है। सर हमें दो दिन से मेरी मम्मा को बुखार है, हम यहीं हॉस्पिटल के पास बेले में रहते हैं, तो ना जाने क्या वजह है सर। जो राजौरी में बहुत दिन ब दिन बीमारी बढ़ती जा रही है, बहुत हर आदमी को हर घर में बुखार की टेंशन है। मेरे घर में मेरी मम्मा के साथ मैं आया था सर, राजौरी हॉस्पिटल में इतना रश है कि बेड की जगह नहीं मिलती है सर।